हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का वन प्लस मास्टर पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 12 है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी, उसको कवर करने वाले हैं और इसका मीडियम रहने वाला है इंग्लिश, क्योंकि हम लोगों का प्रयास है दोस्तों कि जो साइंस है उसको दोनों लैंग्वेज में कवर करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेगा। पहला पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम ओम्स लॉ तक पढ़ें, और जो सेकेंड पार्ट होने वाला है उसमें जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट रहेगा उसको पढ़ेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी साथ में पढ़ते चलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता होगा कि अभी जितना भी काम हो रहा है हम लोगों के घर में, वो सब जो है इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही हो रहा है या उसी के हेल्प से संभव हो पा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मोशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज मोशन में होता है तो उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये पहले चार्ज तो बता देते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बेसिकली क्या है कि ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। जैसे आप सबने किया होगा कि अगर हम बैलून को अपना बाल से रगड़ दें और उसको सॉल्ट के पास लेके जाएंगे, यानी नमक के पास लेके जाएंगे, तो नमक को वो अपना में चिपका लेता है। और ऐसा होता है दोस्तों चार्ज के वजह से कि जब हम बाल को और बैलून को आपस में रगड़ते हैं तो कुछ चार्ज जो है वो बैलून से चला जाता है या बैलून में चला जाता है, जिसके वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों को अपना तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा चीज़ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास पेन है, पेन को अगर बाल में रगड़ लेते हैं, सब किया होगा ऐसा, ठीक है, बाल में रगड़ करके और उसको छोटा छोटा कागज़ के पास लेके जाते हैं तो वो अपना तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, वो जो अपना तरफ खींचता है वो। तो मैटर के अंदर दोस्तों दो तरह का प्रॉपर्टी होता है जो उसके पास होता ही होता है, मास और चार्ज। और ये दो प्रॉपर्टी ऐसा है जिसकी वजह से वो फोर्स लगाता है, यानी कि कोई भी मैटर फोर्स लगाता है। मास के वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलेंगे जीएफ। अब जीएफ का मतलब यहाँ पे महिला मित्र नहीं होगा, है ना, जीएफ का मतलब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो चार्ज के वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि तो दोस्तों चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि चार्ज का नेचर होता है दो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ नेचर है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज अच्छा है नेगेटिव चार्ज खराब है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम इसको अच्छा से समझते हैं दोस्तों। अगर हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो एटम का जो बीच वाला जो पार्ट है जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो सर्कुलर जो ऑर्बिट्स हैं उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो हमारा आवारा फिरता है वो चारों बगल चक्कर लगाता है। तो इसी में हम लोग समझ लेंगे चार्ज को। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स बोलता है कि आई डू नॉट कैरी एनी चार्ज, कि मैं जो है कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता, डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो यानी न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन्स है, उस पे जो चार्ज होता है दोस्तों उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, और उसका वैल्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और ये पॉजिटिव लेंगे। उतना ही चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, बट वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि दोनों अलग है, इसीलिए हम साइन का यूज करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर कोई बोलता कि इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव होता है और प्रोटॉन्स पे नेगेटिव होता, अगर पहले से ही अगर ये कन्वेंशन होता तो आज हम प्रोटॉन्स को यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव। ये सिर्फ नेचर है, ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज कम है और ये चार्ज ज़्यादा है, बस दोनों में अंतर है, नेचर अलग है इसीलिए, अमाउंट सेम है। इन जनरल क्या होता है, एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है,
तो जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। बट क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, अब आपको पता होगा कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो जाए दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी में भी, तो हम उसको चार्ज्ड बोलते हैं। कि ऐसा बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया है। अगर मान लीजिए कि ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, न्यूट्रल है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, लेकिन हम दोनों को आपस में रगड़ दिए और रगड़ने के बाद मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, प्रोटॉन तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो बीच में रहता है ना। आवारा जो होता है वही नहीं जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है साइड में चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 चला गया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो 10 गो पॉजिटिव है 8 गो निगेटिव है, तो टोटल मिला के 2 गो पॉजिटिव आ जाएगा। इस पे 12 गो इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो प्रोटॉन, तो 12 में से 12 गो निगेटिव है 10 गो पॉजिटिव, तो -2e चार्ज आ गया ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। अब यहीं पर अब हम लोग समझ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज है उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों एक दूसरे को अपना तरफ खींचेगा। और जब सेम चार्ज होगा तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का मारेगा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब है माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा कि अगर ए पे मान लीजिए जो है चार्ज था 2 कूलम, कितना कूलम? 2 कूलम। अब इस पे 5 कूलम और आ गया, तो टोटल मिला के कितना होगा? 5 और 2 को सिंपली जोड़ देंगे, 7 कूलम। कितना चार्ज आ गया? 7 कूलम। आगे है दोस्तों कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कूलम। चार्ज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और मेजर जब भी करेंगे तो उसका एक यूनिट होगा, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, और उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज का अमाउंट देखेंगे तो चार्ज जो है वो स्मॉल जो चार्ज है उसी के फॉर्म में होगा, और उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या 5 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, या 10 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव, या 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही उस पर चार्ज होगा। n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। प्लस और माइनस का भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। यानी 1 कूलम चार्ज है, उसमें हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो Q का वैल्यू 1 कूलम, E का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻19, और N हमसे पूछा है। Q बराबर N, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं। N बराबर क्या होगा? Q बट्टा E। Q का वैल्यू 1 कूलम, बट्टा में E का ये जो चार्ज है भाग दे देंगे। पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर में 10 होगा, नीचे में 16, और इसको ऊपर भेजेंगे 10⁻19। जब भाग देंगे तो 0.625 10⁻−19। अब फिजिक्स में एक रूल है कि जो डेसिमल होगा वो एक डिजिट के बाद होगा, लेकिन वो डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेसिमल को हम 6 के बगल में लाएंगे, तो 6 के बगल में लाएंगे तो लेफ़्ट से राइट लेके जाते हैं ना डेसिमल को, तो पावर जो है घटता है। तो एक डिजिट लेके गए थे तो 19 में से एक घटा लेंगे, 18 हो जाएगा, यानी कि 6.25 10⁻18। यानी कि दोस्तों 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट। समझना बहुत ही आसान है। कहता अब मान के चलिए इलेक्ट्रिक करंट हम आपको समझा रहे हैं। मान के चलिए ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रोटॉन्स कभी फ्लो नहीं करता है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स साइड में होता है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है, तो वो जल्दी फ्लो नहीं करता है। और इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव, बैटरी का ये एंड है पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आना शुरू कर देगा, इधर से इधर। यानी अगर हम इसको ए एंड बोले, इसको बी बोले, तो बी टू ए आना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे मान के चलिए इस जगह पे कोई लड़का बैठ गया है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है चिंटू। चिंटू बैठ गया है। बेचारा का दिल टूटा हुआ था,
ठीक है। अब ये देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है, होता है ना कि जब किसी का दिल टूटता है तो जा करके नदी के किनारे उनारे बैठ जाता है, वहाँ पे पत्थर उत्तर फेंकता है। तो ये लड़का भी नदी नहीं था तो तार पे जाके बैठ गया, है ना, वायर पे। अब ये वायर में देख रहा है इस जगह को देख रहा है, t सेकेंड तक देखा ये इस जगह को, यानी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और यहाँ से देखा कि वो q चार्ज पास किया, यानी कि q कूलम्ब ऑफ चार्ज पास किया। अब हमसे मिल गया ये, हम पूछे कि बाबू तुम कितना देर रहा, तो बोला हम ना सर t सेकेंड रहे, और t सेकेंड रहे और कितना चार्ज पास किया, q कूलम्ब। हम पूछे कि बताओ हमको ये जानना है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास किया, तो बोलेगा सर 1 सेकेंड में q/t चार्ज पास किया, q/t। तो बाबू 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पास करता है वही यार इलेक्ट्रिक करंट होता है, वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो दिल टूटा हुआ आशिक एगो काम हमको कर दिया, है ना, ये बता दिया कि 1 सेकेंड में जो है q/t चार्ज पास करेगा, और 1 सेकेंड में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पास करता है उसी को दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, I बराबर q/t। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब यानी यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज पास करता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो जैसे ये दिल टूटा हुआ आशिक आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी कर दिया, उसी तरह से आपको एक चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रियल लाइफ में भी मनोज मुंतसिर से कुछ सुना था मैंने, तो वो क्या बोले थे थोड़ा सा सुनिएगा। तो वो क्या बोलते हैं कि जिसका प्यार पूरा नहीं होता है वो आपको पहाड़ों में मिल जाएगा, है ना, पहाड़ों में मिल जाएगा ना, अच्छा जगह पे मिलेगा। और जिसका प्यार अगर पूरा हो जाता है दोस्तों तो वो आपको हाट बाज़ार में है धनिया पुदीना खरीदते हुए मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास करता है उसी को दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगला है कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट। अब चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग दोस्तों एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो अगर हमसे 1 एम्पियर पूछेगा तो 1 एम्पियर के लिए क्या करेंगे, चार्ज को 1 कूलम रखेंगे और टाइम को 1 सेकेंड। तो यानी कि 1 एम्पियर वो करंट है। कब होगा 1 एम्पियर करंट? जब 1 सेकेंड में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पास करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट जो है कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें डील करना है। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द करंट इन अ वायर ऑफ 900 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इट इन 10 मिनट। अब कहता है कि कोई वायर से ना 10 मिनट में 900 कूलम चार्ज आ रहा है, तो आपको करंट निकालना है। तो क्यू दिया है, टी दिया है, और टी मिनट में दिया था, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आई बराबर Q/T 900 और बट्टा में 600 सेकेंड, बस 3/2 को भाग दीजिएगा, 1.5 आ जाएगा। अगला कहता है हाउ मच चार्ज डज फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज फॉर एन आवर। अब कहता है कि कोई जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उससे 0.5 एम्पियर वाला करंट 1 घंटा के लिए बहता है, तो आपको चार्ज को कैलकुलेट करना है। आई दिया है, टी दिया है, और हमको क्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी। तो क्यू बराबर आई टी, आई का वैल्यू दिया था 0.5 और 1 घंटा में कितने सेकेंड, 3600, पॉइंट उड़ाएंगे 10, इसको हटा देंगे, जब गुना करेंगे 360 को 5 से तो आ जाएगा 1800। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, बात खत्म। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है दोस्तों? एक बंद रास्ता होता है जिससे करंट फ्लो करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। एक क्लोज पाथ इन विच अ करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट वही है, रास्ता, बंद रास्ता जिससे होकर के करंट फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हैव 1 और मोर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स सच एज बल्ब, स्विच, सेल्स, स्विचेस, मेटल, वायर्स etc। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि बल्ब, सेल, स्विचेस, मेटल, वायर, ये सब देखने को मिल सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो सर्किट है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टेड है बट बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ है। स्विच ऑफ है तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किट है वो क्लोज है, क्योंकि जो ये जो स्विच है ना वो ऑन है, और स्विच ऑन होगा तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा और यहाँ पे जो दोस्तों हैं करंट फ्लो करेगा।
सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। कुछ जो है सर्किट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों जो सेल होता है वो देखने में कुछ और लगता है, बट हम लोग फिजिक्स में इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक सेल है जिसमें बड़का खुट्टी पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है और छोटका खुट्टी नेगेटिव टर्मिनल। जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बनता है। और ये दोस्तों ये क्या है, प्लग की है या फिर स्विच है। और यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं है तो ये ओपन है, प्लग की और स्विच ओपन, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ओपन है। फिर यहाँ पे प्लग की और स्विच और ये क्लोज है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है और ये जो है बीच में पॉइंट है। तो पॉइंट जब भी होगा तो यानी कि वो क्लोज है, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे अगर इस तरह का सिंबल है तो यानी कि हम लोग जो वायर ज्वाइंट करते हैं ये उस चीज़ का सिंबल है। और अगर ये आपको देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ है कि दो वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है विदाउट ज्वाइनिंग, है ना, विदाउट टच करते हुए। आगे है, अगर इस तरह का सिंबल होगा तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। ये रजिस्टर है। रजिस्टर जो होता है क्या होता है, जो करंट का अपोज करता है उसको रजिस्टर बोलते हैं। हर कंडक्टर थोड़ा बहुत करता है, तो यानी कि हर कंडक्टर जो है आपका रजिस्टर है। अगला है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, यानी कि इस तरह का जो सिंबल है दोस्तों ये रियोस्टेट का। रियोस्टेट क्या बोलते हैं, या वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक सिस्टम होता है जिसमें हम अपना मर्जी से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों एमीटर का सिंबल है और ये है वोल्ट मीटर। एमीटर से दोस्तों हम लोग करंट को मेजर करते हैं और एमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए ये एक टंकी है, तो आप देखे होंगे कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। इसका मतलब वो अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ बहता है, फ्लो करता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों जो करंट है ना वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल है, हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है। और हमको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकलता है। तो मान के चलिए कि दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी के आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अगर हमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर के जाएंगे और हमको जितना वर्क डन होगा वही होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। मान के चलिए कि हम बी से ए की तरफ क्यू चार्ज को मूव कराएं, क्यू चार्ज को मूव कराएं और हमने वर्क किया W। कितना वर्क किया W। तो अगर हम एक कूलम चार्ज को लेकर के जाते तो वर्क हमको कितना करना पड़ता, W बाय Q, W बाय Q। तो बस यही जो है ना, यही होगा W बाय Q का जो वैल्यू होगा वही होगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए का अपना पोटेंशियल होगा तो भी ए, डिफरेंस कैसे लिख लेंगे, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, और ये किसके बराबर होगा, W बाय Q। तो W बाय Q, लेकिन ये जो वर्क होगा वो कहाँ से कहाँ तक किए थे, बी टू ए हमने वर्क किया था, किसको लाने में, Q को लाने में। तो यही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हम मान के चलिए हम लोग ए से कहाँ लेके जाते चार्ज को, बी की तरफ Q चार्ज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं कि लास्ट वाला पॉइंट क्या कौन है, बी, तो लिखते बी का पोटेंशियल माइनस पहला पॉइंट कौन था, ए का पोटेंशियल, और ये किसके बराबर होता, W बाय Q। तो वर्क कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए टू बी, तो यानी कि लिखते हैं यहाँ पे ए टू बी, ये सिंपल है। और भी बी माइनस भी ए का जो भी वैल्यू आएगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका वैल्यू मान के चलिए डेल्टा भी। तो डेल्टा भी बराबर W ए टू बी बाय Q, यही होगा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको इसका ऐसा यूनिट बताना है, तो वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, जूल पर कूलम जिसको बोल्ट बोलते हैं। और एक बोल्ट को क्या लिख सकते हैं, एक जूल बटा एक कूलम। इसका मतलब हुआ कि अगर
एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमको 1 जूल काम करना पड़ रहा है, तो वो दोस्तों दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट होगा। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो कैसे करेंगे? अगर मान के चलिए हमको ए का पोटेंशियल चाहिए होता, तो किसी तरह से अगर ऐसा करें कि जहाँ से हम चार्ज को उठा रहे हैं, बी से उठाए थे, उसका अगर पोटेंशियल 0 हो जाए किसी भी तरह से, तो हमको ए का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो फिजिक्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है। तो इन्फिनिटी से चार्ज को उठाना है और जिसका भी पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक चार्ज को लाना है, और जितना वर्क होगा वही होगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्तों। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान के चलिए हमको ए का पोटेंशियल चाहिए, तो जब चार्ज को उठाना है ना अब, तो उसको उठाएंगे कहाँ से? इन्फिनिटी से। और हम क्या बताएं कि जहाँ से चार्ज को उठा रहे हैं उसका पोटेंशियल माना जाता है फिजिक्स में 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, अगर हम डिफरेंस भी बोलें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड इन्फिनिटी, तो आप बोलिएगा कि वर्क डन अपॉन चार्ज लिख दीजिए इस वाले डिफिनेशन से, है ना। तो यानी कि अब हमको ए तक लाना था, तो ए का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, क्योंकि इन्फिनिटी से चार्ज को उठाए थे, वर्क डन अपॉन क्यू। और वर्क डन जो कर रहे हैं वो इन्फिनिटी टू ए है, इन्फिनिटी टू ए है। तो यानी कि अब हम क्या बताए थे, भी इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, तो यानी हमको सिर्फ ए भी ए मिलेगा। भी ए बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको ए का पोटेंशियल जानना है तो आप 1 कूलम चार्ज को उठाइए इन्फिनिटी से और लाइए ए तक, जितना वर्क डन होगा वही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ख़त्म बात। अब यहाँ पे 2 सवाल हैं। कहता है ए पार्टिकल with a charge of 1.5 coulomb is taken from a point A at a potential of 50 volt to another point B at a potential of 120 coulomb, 120 volt होना चाहिए यहाँ पे, 120 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन। 2 पॉइंट है ए और बी, ए से चार्ज को उठाए बी तक मूव कराएं, और ए का पोटेंशियल दे रखा है, बी का पोटेंशियल दे रखा है, आपको वर्क डन पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी बी माइनस भी ए लगाएंगे ना, क्योंकि बी तक ला रहे हैं तो बी का पोटेंशियल, ए से उठाए थे तो माइनस ए का पोटेंशियल। वर्क डन होगा ए टू बी लाने में, ए टू बी लाने में, किसको? क्यू को लाने में। अब अगर हम मान लीजिए डब्लू ए टू बी डब्लू है, यानी कि वर्क जो है ए टू बी डब्लू है, तो डब्लू बराबर क्या होगा? क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू का वैल्यू 1.5 था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, बी का पोटेंशियल 120 माइनस 50 हो जाएगा 70, 70 को 1.5 से गुना करेंगे हो जाएगा 105 जूल। अगला है व्हेन अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लोज थ्रू अ बल्ब 10 जूल ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट इज डिसिपेटेड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। अब कहता है कि बल्ब से 5 कूलम का चार्ज फ्लो करवाएं, 10 जूल का जो है एनर्जी है वो ख़त्म हो गया, खपत हो गया, खर्च हो गया, तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए W बराबर क्या होगा? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। W बराबर Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखते हैं। अगर हमको डेल्टा V चाहिए तो W बटा क्या हो जाएगा? Q। तो डेल्टा V बराबर W बटा Q। W कितना था? 10 जूल, अब बट्टा में क्या कूलम चार्ज था? 5, 5 दूनी 10, 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कितना निकलेगा? 2 वोल्ट, यानी कि बल्ब के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 2 वोल्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ सिंपली ये बोलता है कि अगर तुम वोल्टेज बढ़ाएगा, ये सिंपल बोलता है कि अगर तुम वोल्टेज बढ़ाएगा तो तुम्हारा करंट बढ़ेगा, और अगर तुम वोल्टेज को कम करेगा तो करंट कम होगा। ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो टॉर्च होता है उसका बैटरी अगर पुराना हो जाता है तो करंट कम निकलता है, जिसके कारण उसमें से जो रोशनी निकलता है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही हम उसका बैटरी चेंज कर देते हैं, तो बैटरी जैसे ही हम उसका चेंज करते हैं तो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, और वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो वो ज़्यादा लाइट देगा। तो सिंपल है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बोलता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक एलिमेंट is proportional to the potential difference applied its end provided the temperature remains constant। कहता है कि देखो कि जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। अब मान के चलिए एक
वायर है और यानी कि एक कंडक्टर है, उसके एक्रॉस हमने भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया है और यहाँ से आई करंट फ्लो करता है। तो हम क्या देखेंगे बाय ओम्स लॉ कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और यहाँ पे आ जाएगा 1/r इंटू भी। और अगर हम बढ़िया से गुना करें, ठीक है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा IR। तो भी हमारा वोल्टेज है, आई करंट है और आर कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आगे है भी आई ग्राफ कभी कभी पूछ देता है और ये पूछा जाएगा मेटालिक कंडक्टर के लिए। तो हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट का वैल्यू बढ़ता है। तो जो ग्राफ होगा ना वो ओरिजिन से पास करेगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इसका होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्लोप का वैल्यू होता है tan थीटा। तो भी आई ग्राफ में तो भी अगर हम tan थीटा निकालते तो ये होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में आपको पोटेंशियल भी मिलता और यहाँ पे आई होता है। तो भी बटा आई क्या हो जाएगा? भी बटा आई हो जाएगा आपका आर यानी कि रेजिस्टेंस। और अगर यहीं पर होता, यहाँ पे आई होता और यहाँ पे भी होता तो उसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का वैल्यू देता। ठीक है, अगला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? कहता इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। अब कोई भी कंडक्टर जो है उसमें थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो अपने से बहने वाले करंट का अपोज करता है, विरोध करता है ना, उसको बहने नहीं देना चाहता है अपने से होकर, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये मान के चलिए ये कोई कंडक्टर और रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया जाता है कि ये जो है थोड़ा सा अपोज करेगा अपने से होकर जाने वाली करंट का। और अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। भी मतलब वोल्टेज बटा करंट, यानी भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। आर बराबर भी बटा आई। यूनिट क्या बताया गया? ओम। तो अगर हम 1 ओम बोलेंगे तो वोल्टेज को भी 1 वोल्ट कर देंगे, करंट को भी 1 एम्पियर। इसका मतलब अगर किसी तार से या अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और वहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो होगा 1 ओम। अगला यहाँ पे मैजिक ट्रायंगल है, इसको ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे भी बराबर, इसको पढ़ेंगे ऐसे, भी इसको पढ़ेंगे बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तो भी बराबर आई आर पढ़ दिए। आई का वैल्यू निकालना है भी बट्टा आर, आई का वैल्यू निकालना है भी इसको बट्टा आर, भी बट्टा आर, और आर निकालना है भी बट्टा आई, भी बट्टा आई। ये 3 फार्मूला। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है कि अगर हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान के चलिए, हाँ, मोटाई को चेंज नहीं करना है। ये कंडक्टर L लंबाई का है, अगर हम इसी कंडक्टर को, यानी इस तार से में थोड़ा सा मोटा हो गया बट यहाँ पे मोटाई चेंज नहीं किए थे, इसकी लंबाई को 2L कर दिए। रेजिस्टेंस अगर R था, लंबाई को 2 गुना करने पर जो रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2R। अगर यहाँ पे 5 ओम था ना तो यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है कि R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, तो लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई तार है, ये लंबाई L है ना, और इसका रेजिस्टेंस है R और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। अब हम इसकी मोटाई को 2A कर दिए। कितना कर दिए? 2A, या फिर मान के चलिए 4A कर दिए, 4A। लेकिन लंबाई चेंज नहीं करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4A कर दिए, मोटाई है ना। तो यहाँ पे जो R होगा ना, नई का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इस R का चौथा भाग, R/4, R/4, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना मोटाई बढ़ने से चार्ज इजीली जो है वो पास करेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर को गर्म करते हैं यानी उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें कि L लंबाई का कोई कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A है, तो R
एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं रो है, RHO, रो, ठीक है। और रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये कांस्टेंट होता है। अब L/A है। अब ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको तो हम लिख सकते हैं ना πr²। ये जो है ना सर्कुलर है ना होता है, इसका एरिया कितना होगा? πr²। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है जी? रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरह से अब हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो चैप्टर जो है 90% ख़त्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस is defined as the resistance of a wire of length 1 meter and cross sectional area of 1 meter square। रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान के चलिए हमारे पास जो है एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे रो इंटू L/A। अगर हम रो को निकालना चाहेंगे R इंटू A/L करना पड़ेगा। A का वैल्यू कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, और L का भी वैल्यू है 1 मीटर। तो 1/1 तो 1 के ना होगा, और R को अगर A कर से गुना कर देंगे तो R ही होगा, यानी कि यहाँ पे जो रो है वो R के बराबर होगा। रजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। कब? जब लंबाई 1 मीटर था और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर था। तो इसी को हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं। और अगर इसका हमको ऐसा यूनिट चाहिए तो क्या लिखेंगे? आर का यूनिट ओम होता है, ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे ओम इंटू मीटर स्क्वायर, नीचा में लंबाई है तो मीटर, मीटर से मीटर ख़त्म, तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर। और ध्यान रखेंगे कि रजिस्टिविटी जो है किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है ना। अब कहता है रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ और थिकनेस। ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी और ना ही मोटाई पर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। बस ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सब्सटेंस है। जैसे कि सिल्वर का अपना एक रजिस्टिविटी है, कॉपर का है, नाइक्रोम का है, टंगस्टन का है ना। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग रजिस्टिविटी होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, सिल्वर से बना हुआ जो भी चीज़ है, चाहे चम्मच हो, कुकर हो, कुछ भी हो, रिंग हो, कुछ भी हो, उसका रजिस्टिविटी सेम होगा। रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है बट रजिस्टिविटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टिविटी नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का लो रजिस्टिविटी है तो उसका लो रेजिस्टेंस होगा, और उसका यूज हम लोग कंडक्टिंग वायर्स बनाने में करते हैं। और अगर हाई रजिस्टिविटी है तो उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, और उससे हम लोग हीटिंग कॉइल्स बनाते हैं। हीटिंग कॉइल्स मतलब जैसे कि हीटर में यूज कर लेते हैं, बल्ब में यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन में यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा होता है, और रेजिस्टेंस जब ज़्यादा पैदा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है। तो हीटिंग कॉइल्स बनाने में हम लोग हाई रजिस्टिविटी वाले सब्सटेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मच करेंट विल फ्लो थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इफ़ अ बैटरी ऑफ 18 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। अब यहाँ पे आर दे रखा है 12 ओम, वोल्टेज दे रखा है कि 18 वोल्ट के, यहाँ पे ऐसे होगा 18 वोल्ट, और हमसे पूछा था आई। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर आई आर जानते हैं, और आई बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, V बटा आर। 18/12 सॉल्व कीजिए, 1.5 एम्पियर आ गया। कहता व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करेंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट का बैटरी है, करेंट ले रहा है 2.5 मिली एम्पियर, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और आर पूछा था, तो आर बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, यहाँ से निकाल लेंगे V बटा आई। तो वोल्टेज रख देंगे 12, अब बट्टा में करंट का वैल्यू रख देंगे। ठीक है। ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 है ना। 12 था, अब 2.5 डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ पे एगो 0 आ जाएगा। 120/25 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8 10⁻³ और अगर इसको गुना करेंगे ना 4.8 को कितना 10⁻³ का मतलब 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4800 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, यानी मिलीमीटर का स्क्वायर। रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज इतना, रजिस्टिविटी दे रखा है। अब देखिए, आर बराबर रो इंटू L/A, रो दे रखा है, एल दे रखा है 1 मीटर का था,
और mm स्क्वायर था ना, तो 2 इंटू mm का मतलब मिलीमीटर का मतलब होता है 10 का पावर -3, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देंगे। 1.7 10 का पावर -8 इंटू 1, और ये देखिए 2 रहेगा और 10 का पावर -6 को ऊपर कर देंगे तो 10 का पावर +6 है ना। तो ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट उड़ा देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 17 में 2 से भाग देंगे तो 8.5 यानी 8.5। और ये देखिए -8 और ये हो जाएगा, इसको काट देंगे, एगो से एगो कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो -8 + 5 कितना हो जाएगा 10 का पावर -3, और रेजिस्टेंस था तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। तो इस तरह से हम लोगों ने 90% ऑफ जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने कवर जो है वो कर लिया है। ठीक है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यानी कि अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको जो है बोलिए कि सब्सक्राइब चेक करने के लिए इस चैनल को। ठीक है।